सी व्हाट इज बीइंग सेड हियर, किंग ऑफ अ स्मॉल किंगडम वाज कॉल्ड राजा। छोटे किंगडम का जो हेड होता था उसको बोला जाता था राजा। और अ सम्राट और महाराजा कंट्रोल्ड अ लार्ज किंगडम नोन एज अ राष्ट्र। और बड़े एरिया का राष्ट्र को जो कंट्रोल करता था उसको बोलते थे सम्राट और महाराजा। द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित, और किंग की मदद कौन करता था? पुरोहित। पुरोहित के लिए इंग्लिश वर्ड होता है प्रिस्ट, मंत्री के लिए मिनिस्टर, सेनानी के लिए कमांडर ऑफ आर्मी। ये सब इंग्लिश वर्ड बगल में दिया हुआ है, तो उनकी मदद ये लोग करते थे, यानी पुरोहित, प्रिस्ट, मिनिस्टर एंड कमांडर ऑफ आर्मी। एंड ग्रामिनी, ग्रामिनी में हेडमैन ऑफ द विलेज। द किंग कंसल्टेड द सभा, राजा किससे सलाह लेता था? सभा से और समिति से। ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स, जैसे राजा के पास कोई ऐसा मैटर आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो किससे कंसल्ट करता था? सभा या समिति से। द सभा वॉज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एकदम श्योर, मेरे ख्याल से अगर मुझे सेट करना होता तो मैं तो जरूर देती। सभा क्या था? वॉज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स, जिसमें जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो होते थे। एंड द समिति वॉज अ लार्ज असेंबली दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। रिमेंबर इट, सभा वॉज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स, जो गांव के बड़े लोग होते थे उनका ग्रुप होता था। और समिति में वैसे लोगों का ग्रुप होता था जो पॉलिसी मेकिंग करते थे कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए गांव के लिए, लोगों के लिए। द पावर ऑफ द किंग इंक्रीज इन द लेटर वैदिक पीरियड। हम लोगों ने देखा ना कि अर्ली वैदिक पीरियड में तो राजा के आपके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं था, न पैलेसेस थे, न टैक्स वो कलेक्ट करता था, न कुछ था। लेकिन लैटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? राजा की पावर बढ़ी। कैसे? दे परफॉर्म्ड राजसूय एंड अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सैक्रिफाइस, मतलब जिसमें हॉर्स का सैक्रिफाइस दिया जाता था। द राजसू सैक्रिफाइस वॉज परफॉर्म्ड बाय द किंग टू गेन सुप्रीम पावर। और ये किस लिए सैक्रिफाइस किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था? कि उसको सुप्रीम पावर मिले। एंड द अश्वमेध ही वॉज फॉर डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर अ वास्ट टेरिटरी। देखो इसमें होता क्या था कि अश्वमेध यज्ञ में राजा घोड़े को छोड़ता था और जिस जिस एरिया से वो गुजरता था, अगर उस एरिया के राजा ने उसको कैप्चर नहीं किया, इट मीन्स इसका ये था कि जिस राजा ने हॉर्स छोड़ा था उसका उस एरिया पे, उस पे भी कंट्रोल उसका होगा। ठीक है। The increase in the power of the king resulted in decrease in the power of सभा and समिति। तो सिंपल सी बात है, जब राजा की पावर बढ़ी तो ये इन दो लोगों के पावर में डिक्रीज हुआ। किन की पावर में? सभा और समिति के पावर में। अब हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, यानी समाज में लोगों का कंडीशन कैसा था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। सी द सोशल कंडीशन ऑफ Vedic, later Vedic period. The basic unit of society was the family. What was the basic unit of society? तो आप बोलेंगे कि बेसिक यूनिट क्या था? फैमिली था, मतलब फैमिली। ठीक है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली। एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता था वो हेड होता था। ही वॉज नोन एज गृहपति। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि हु वॉज नोन एज गृहपति, देन यू विल राइट द एल्डेस्ट मेल मेंबर। ठीक है। वुमेन वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, औरतों को बहुत इज्जत दी जाती थी। दे वर एडुकेटेड, उनको उस समय पढ़ाया जाता था। अभी हम लोग नारी शिक्षा की बात करते हैं, वुमेन एडुकेशन की। वुमेन, देखो दो वुमेन का नाम यहाँ पे है, अपाला एंड घोषा। इवन कंपोज्ड हिम्स, उन्होंने तो मंत्र भी कंपोज किए थे। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वॉज एसेंशियल इन ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज। जितने भी धर्म के काम होते थे उसमें वाइफ का पार्टिसिपेशन जरूरी होता था। द सोशल एविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, but they gained importance in the later Vedic period as the status of women declined. देखो कैसे, जब जब पुराने समय में था तो औरतों की कितनी इज्जत थी। देयर वॉज नो सती प्रथा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिजेस एट दैट टाइम। ये तो बाद में डेवलप हुआ। तो आप देख सकते हो कि अर्ली वैदिक पीरियड कितना डेवलप था। नेक्स्ट, डू यू नो द प्रिंसेस वर अलाउड टू चूज देयर हस्बैंड्स बाय स्वयंवर। राजकुमारियों को यह अधिकार था कि वो अपना पति खुद चुनती थी, और स्वयंवर होता था, लोग उसमें आते थे और वो उनको चुनती थी। चांडाल्स वर रिगार्डेड एज पॉल्यूटेड और अनटचेबल। चांडाल्स, ठीक है। दिस पीपल परफॉर्म्ड ब्यूरियल्स एंड क्रीमेशंस। जैसे अभी भी क्या होता है कि लोग डेड बॉडीज को ले जाते हैं तो जो जलाता है वो लोग उसी को चांडाल बोलते हैं। तो उस समय उन लोगों को अनटचेबल माना जाता था।
दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, और वो लोग गांव के बाहर रहते थे। यूज्ड डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, जो छोड़े हुए बर्तन लोग देते थे उसी में वो खाना बनाते थे। वर आयरन ऑर्नामेंट्स, आयरन के गहने पहनते थे। एंड क्लोथ्स ऑफ द डेड पीपल, मरे हुए लोगों का कपड़े पहनते थे। तो ये था सिस्टम, तो आपने ये जाना। अब देखिए कि सोसाइटी कितने वर्ण में डिवाइडेड था। उस समय की सोसाइटी में 4 वर्ण थे, ठीक है, डिवाइडेड 4 वर्णास, यानी जिसको कास्ट बोलते हैं। पहला हो गया आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जानो, उस टाइम में ये कास्ट सिस्टम ना रिजिड नहीं था, यानी आपके काम के आधार पर कास्ट दिया जाता था। ये तो बाद में लोग इसको फिक्स कर लिया, नहीं तो अगर उस समय अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी कास्ट के हो गए। ब्राह्मण्स लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर्स, ब्राह्मण किस चीज को देखते थे? रिलीजियस मैटर, पूजा पाठ, शादी ब्याह। क्षत्रिय युद्ध करने का काम करते थे, प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म। इंटरनल और एक्सटर्नल हार्म का मतलब क्या? अगर मान लो कि मेरा एरिया है, मेरे एरिया पर अगर बाहर से कोई अटैक करेगा तो हम अपने लोगों को बचाएंगे ना। तो ये काम किनका था? क्षत्रिय का, जिसको राजपूत भी हम लोग बोलते हैं। द वैश्य वर द कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन, वैश्य का काम क्या था? वो लोग खेती करते थे और क्राफ्ट्समैन सामान बनाते थे। द शूद्रास वर द लेबरर्स हु सर्व द अबव 3 क्लासेस, और शूद्र किनको कहते थे? शूद्र जो बाकी ये 3 वर्णों का कास्ट का जो सेवा करते थे वो शूद्र में आते थे। द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्णास हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशंस। देखो कितना सिस्टम था। ये अभी हम लोगों ने रिजिड बना दिया और हम लोगों ने बनाया, उस समय देखो क्या है, क्या कितना बढ़िया लाइन बोल रहा है। द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्णास, यानी अलग अलग कास्ट के लोग थे, उनको फ्रीडम थी कि वो एक दूसरे से मिल सकते थे, शादी कर सकते थे एक दूसरे कास्ट में और अपना ऑक्यूपेशन बदल सकते थे। और मान लो कि कोई क्षत्रिय है, अगर वो पूजा पाठ करवाने लगा तो वो ब्राह्मण हो गया। बट इन द लैटर वैदिक पीरियड, लेकिन जानते हो लैटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? द वर्ण सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी। इसका मतलब क्या? हेरिडिटरी हो गया है। अगर किसी का फादर ब्राह्मण है तो उसका बेटा को भी ब्राह्मण ही कंसीडर किया जाने लगा। एंड वेरी रिजिड, बहुत ये रिजिड हो गया, फिक्स हो गया। नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वर्ण, कोई अपनी कास्ट नहीं बदल सकता था, अपना काम नहीं बदल सकता था। बट देयर वर मेनी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बहुत सारे एरिया थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, जहाँ की इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस उतने शार्प नहीं थे, मतलब वहाँ अभी भी उतना रिजिड सिस्टम नहीं था। इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड, यहाँ तक कि ब्राह्मण का जो प्रभाव था वो भी बहुत ज़्यादा लोगों पर नहीं था, लिमिटेड था, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग ओवर रूल नहीं कर सकते थे लोगों को। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद में लिखा हुआ है कि आदमी का लाइफ, देखो उपनिषद डिवाइडेड मैंस लाइफ, आदमी के लाइफ को कितने भाग में डिवाइड किया? 4 आश्रम्स में, ऑफ 25 ईयर्स ईच, जिसमें क्या था? 25 ईयर्स सब में था। देखो बीच में फोन से कर दो, कहाँ गया बेटा? Here it is. The Upanishad divided man's life into 4 ashrams of 25 years each. देखो उस समय जनरली क्या था ना कि लोगों की जो मतलब लाइफ स्पैन था, जो एज था वो क्या था? 100 के आसपास होता ही था, ठीक है, अभी के समय नहीं, अभी की तरह नहीं था। तो द उपनिषद डिवाइडेड मैंस लाइफ इन 4 आश्रम, 4 आश्रम में डिवाइड किया, 25 years each. A man had to spend first 25 years of his life in a Gurukul where he learnt the art of life and religion. 25 years तक उसको गुरुकुल में रहना था और वो सीखता था क्या चीज? आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। दिस स्टेज वॉज कॉल्ड ब्रह्मचार्य आश्रम, इसको बोलते थे क्या? ब्रह्मचार्य आश्रम। द सेकेंड स्टेज ऑफ 25 years वॉज कॉल्ड द गृहस्थ आश्रम, जब आदमी शादी ब्याह करता था, ठीक है, वर्कड हार्ड, मतलब बहुत मेहनत करता था इसमें, गृहस्थ आश्रम में, गॉट मैरिड एंड रेज्ड अ फैमिली, अपने फैमिली को
रेस्ट करता था, पालन पोषण किया। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज दैट इज वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में क्या था, ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट, वह जंगल चला जाता था वहां पर मेडिटेशन करने के लिए। इन द लास्ट स्टेज विच इज कॉल्ड संन्यास आश्रम, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्रीचिंग। और लास्ट का जो था संन्यास आश्रम, उसमें अपना लाइफ पूरी डिटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं, और लोगों को उपदेश देते हुए बिताता था। ओके, हेलो। नाउ वी कम टू द ऑक्यूपेशन। उस समय लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है। उफ, ये बार बार मुझे कौन फोन कर रहा है। चलो, फोन की वजह से डिस्टर्बेंस हो जा रहा है बीच में। चलिए देखिए, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ये तो हो गया आप लोगों का, नहीं यही बताना है ना। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था, सी, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल।